आप सभी को नमस्कार। मैं मिथिलेश साहू एक बार फिर से पीएचडी कोर्स वर्क पेपर की तैयारी वाला जो वीडियो है उसमें मैंने आज पेपर नंबर 2 रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स से कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उन्हें आपके लिए तैयार किया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा और आप मेरा जो पहला वीडियो था फर्स्ट पेपर का उसको भी देखे होंगे। तो बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मैं बता देता हूँ कि ये जो पेपर है वो ISBM यूनिवर्सिटी गरियाबंद में अभी रिसेंटली पीएचडी कोर्स का पेपर होने वाला है। उसका सेकंड पेपर है रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स, है ना। शोध और पब्लिकेशन एथिक्स मतलब नैतिकता के बारे में है। ठीक है, कि किस प्रकार से हमें रिसर्च और पब्लिकेशन एथिक्स का भी ध्यान रखना चाहिए, ये सब है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारा इसमें स्लाइड्स है, तो मैं इसे स्लाइस करते जाऊंगा, है ना। और आप इसको एक बार गो थ्रू हो जाना, ठीक है। ऐसे में फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे स्लाइस करते जाऊंगा। इम्पोर्टेंट जो रहेगा उसको मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो पहला यूनिट है उसमें दर्शन और नैतिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें महत्वपूर्ण 30 प्रश्न है जिसको हम देखेंगे। दर्शन और नैतिकता से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना। ठीक है। दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शाब्दिक अर्थ क्या है? दर्शन का ज्ञान का प्रेम, है ना। ठीक है। दर्शन शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्य की खोज करना। ठीक है। नैतिकता का संबंध किससे होता है? तो नैतिक मूल्य और आचरण से होता है। ठीक है। ये दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण शाखाएं कितनी होती हैं? तो 5 शाखाएं होती हैं। ठीक है। ये आपको आगे पढ़ लेना है। इसको मैं स्लाइड करते जा रहा हूँ, ठीक है। एथिक्स शब्द किस भाषा का है? एथिक्स शब्द किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। ठीक है। निम्न में से कौन सा नैतिक मूल्य है? तो आप सभी को पता है सत्य क्या है, नैतिक मूल्य है। दर्शन किस प्रकार का विज्ञान है? प्रयोगात्मक, सैद्धांतिक, रासायनिक, भौतिक। तो सैद्धांतिक विज्ञान है। ठीक है। ये सिर्फ इम्पोर्टेंट है, आपको इसको एक बार गो थ्रू हो जाना है, ठीक है। ये देखिए 18वां क्वेश्चन। दर्शन की शाखा अस्तित्ववाद किस विषय से संबंधित है? तो किस विषय से संबंधित है? उत्तर लिखिए। मनुष्य के अस्तित्व से संबंधित है। नैतिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है। ये 21वां क्वेश्चन देखिए। एपिस्टेमोलॉजी दर्शन की किस शाखा से संबंधित है? एपिस्टेमोलॉजी दर्शन की किस शाखा से संबंधित है? तो ज्ञान मीमांसा से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, देख लीजिएगा एक बार। 24वां क्वेश्चन देखिए। दर्शन का अध्ययन किस दृष्टि से होता है? तो कौन सी दृष्टि से होता है? आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से होता है। 27वां क्वेश्चन देखिए। दर्शन में मेटाफिजिक्स किसका अध्ययन करता है? वास्तविकता का अध्ययन करता है। ठीक है। दर्शन का अंतिम लक्ष्य क्या है? ज्ञान प्राप्ति। ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन हुए यूनिट नंबर फर्स्ट का। अब यूनिट नंबर सेकंड में आ जाते हैं। इसमें वैज्ञानिक आचरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। अनुसंधान में नैतिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्य और निष्पक्षता को बनाए रखना। वैज्ञानिक अनुसंधान में बौद्धिक ईमानदारी का अर्थ क्या है? उत्तर है अपने कार्य पर सत्य रूप में प्रस्तुतिकरण। चौथा क्वेश्चन देखिए। वैज्ञानिक कदाचार में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? निष्पक्ष विश्लेषण। पांचवा क्वेश्चन देखिए। मिथ्याकरण का अर्थ क्या होता है? मिथ्या मतलब झूठ, है ना। तो उत्तर हो जाएगा
झूठे डेटा का निर्माण या झूठ डेटा का निर्माण। साहित्यिक चोरी को क्या कहा जाता है? प्लेजरिज्म। ये सब आपने पढ़ लिया है। निर्माण का अर्थ क्या है? डेटा को गढ़ना, है ना, फैब्रिकेशन। ठीक है। डुप्लीकेट प्रकाशन का अर्थ क्या है? एक ही शोध को बार बार प्रकाशित करना। नवा क्वेश्चन, ओवरलैपिंग प्रकाशन का मतलब क्या है? तो विषयों का आंशिक मेल होना। ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखिए, सलामी स्लाइसिंग क्या है? उत्तर है एक ही शोध को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर प्रकाशित करना। ये सब आपको पढ़ना है, स्लाइड करते जाऊंगा, आप देख लीजिएगा। सोलह क्वेश्चन देखिए, अनावश्यक प्रकाशन से क्या समस्या होती है? तो मुख्य समस्या क्या है? वैज्ञानिक भ्रम फैलाता है। एफएफटी में इसको देखिए, 19वां क्वेश्चन, एफएफटी में फ्लैशिफिकेशन का अर्थ क्या है? तो इसमें क्या होता है? उत्तर, डेटा को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना। ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जिसको आपको एक बार देखना है, क्योंकि इसको हम लोग उतना पढ़े नहीं रहते हैं, है ना। दर्शन शास्त्र वगैरह में ये सब रहता है और इसी से संबंधित है, तो इसमें भी आ सकता है। निम्न में से कौन वैज्ञानिक कदाचार नहीं है? निष्पक्ष रिपोर्टिंग। डुप्लीकेट प्रकाशन क्यों गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि वही डेटा दोबारा प्रकाशित करके भ्रम पैदा करता है। नैतिक अनुसंधान का मुख्य लाभ क्या है? सच्ची जानकारी मिलती है या सच्ची जानकारी प्राप्त होती है। अट्ठाईसवां क्वेश्चन देखिए, साहित्यिक चोरी को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? दूसरे के कार्य का संदर्भ देना, है ना। ये आपका सेकंड यूनिट भी समाप्त होता है यहाँ पर। थर्ड यूनिट में है प्रकाशन नैतिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रकाशन नैतिकता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नैतिक और ईमानदार प्रकाशन प्रक्रिया को सुनिश्चित करना। सेकंड है कोप, COPE का पूरा नाम क्या है? तो कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स। ये आपको उत्तर टिक लगाना है, अगर आए तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाशन नैतिकता में WOM या WAME का संबंध किससे है? तो विश्व चिकित्सा संपादन संघ से। कोप से संबंधित है क्या? प्रकाशन नैतिकता। ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, आपको एक बार इसको पढ़ लेना है ना। वॉम किस प्रकार की संस्था है? तो संपादकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये सब देख लेना है आपको। प्रकाशन द्वारा कदाचार की पहचान कैसे होती है? समीक्षा और सत्यापन से होती है। कोप का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाशन नैतिकता का मार्गदर्शन देना। ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, आपको एक बार इसको पढ़ लेना है। चौबीसों क्वेश्चन देखिए, गिफ्ट ऑथरशिप क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिना योगदान के किसी को लेखक बनाना।
है ना। कॉपर वॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक प्रकाशन में नैतिक मानक बनाना और बढ़ावा देना, ये दोनों, है ना। आपका थर्ड यूनिट भी समाप्त होता है। फोर्थ यूनिट में आ जाए, ओपेरा एक्सिस प्रकाशन से संबंधित कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, डिजिटल टर्म्स, वो इसके अंतर्गत आएंगे। ओपन एक्सेस प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका मुख्य उद्देश्य सभी के लिए निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराना। शेरपा या रोमियो टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कॉपीराइट नीति जांचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। शेरपा या रोमियो टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कॉपीराइट नीति जांचने के लिए। ओपन एक्सेस प्रकाशन में निःशुल्क अमान लिया जाता है, लेखकों के प्रकाशन शुल्क। SPPU द्वारा किस सॉफ्टवेयर टूल का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाशन का टूल का उपयोग किया जा सकता है, प्रकाशन कदाचार पहचान टूल का उपयोग किया जा सकता है। ये सब आपको पढ़ लेना है। स्प्रिंगर जर्नल सजेक्टर क्या है? स्प्रिंगर जर्नल सजेक्टर क्या है? क्या है? पत्रिका चयन उपकरण है, ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना है। मैं आगे बढ़ता हूँ। ग्रीन ओपन एक्सेस का क्या अर्थ होता है? मुक्त ऑनलाइन उपलब्धि और लेखक द्वारा संपादित प्रसंस्करण, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। स्लाइड करते जा रहा हूँ, देख लीजिएगा। ओपन एक्सेस का मुख्य लाभ क्या है? सार्वभौमिक और निःशुल्क पहुंच। क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस का उपयोग किस में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? ओपन एक्सेस प्रकाशन में किया जाता है, ठीक है, इसको सबको आपको पढ़ना है। ये देखिए, SPPU का पूरा नाम क्या है? सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसको भी याद रखना है। सेल्फ अचीविंग का क्या अर्थ है? अपने काम को संग्रहित करना, ठीक है। ओपन एक्सेस पहल की शुरुआत कब हुई थी? तो 2002 में हुई थी। ओपन एक्सेस का उदाहरण क्या है? इसमें से कौन सा है? तो गूगल स्कॉलर है, ठीक है। जेन जर्नल फाइंडर किसके लिए है? तो किसके लिए? शोध पत्रिका सुझाव के लिए। ये सब आपको एक बार गो थ्रू हो जाना है ना। कॉपीराइट का उद्देश्य क्या होता है? अधिकारों की रक्षा करना। तीसरा क्वेश्चन देखें तो ओपन एक्सेस मॉडल में कौन सबसे अधिक लाभार्थी है? तो कौन है? शोधकर्ता और समाज। तो आपका चौथा यूनिट भी यही समाप्त होता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 5, प्रकाशन कदाचार और डेटाबेस तथा शोध मैट्रिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, है ना। FFP में F का पहला अक्षर किस शब्द से संबंधित है? तो फैब्रिकेशन, ठीक है।
क्लासिफिकेशन का क्या अर्थ है? डेटा को तोड़ मरोड़ को प्रस्तुत करना, ये आपने ऊपर पढ़ा है, इसको मैं आगे बढ़ाते जाता हूँ, है ना। भारत में प्रकाशन कदाचार की शिकायत संभालने वाली संस्था कौन सी है? इम्पोर्टेंट है, तो इसमें से यूजीसी है। ठीक है। टर्निटिन किसका प्रयोग रोकने के लिए किया जाता है? साहित्यिक चोरी को रोकने के लिए टर्निटिन जो सॉफ्टवेयर है उसका प्रयोग किया जाता है। आपने प्लेजरिज्म वाला ऊपर फर्स्ट पेपर में भी पढ़ा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सब आपको देख लेना है। उरकुंड का मुख्य कार्य था साहित्यिक चोरी का पता लगाना। पहले उरकुंड से ही जितने भी थीसिस है उनको हम सत्यापित करते थे, लेकिन बाद में फिर टर्निटिन का उपयोग अभी होने लगा है करेंटली। साहित्यिक चोरी टूल कौन सा है? तो इसमें से कौन सा है? टर्निटिन है, आप सभी को पता है। वर्तमान संदर्भ के लिए कौन सा इंडेक्सिंग डेटाबेस प्रमुख है? तो उत्तर हो जाएगा वेब ऑफ साइंस। स्कोपस किस प्रकार का डेटाबेस है? तो व्यापक संदर्भ डेटाबेस है स्कोपस, है ना। ये सब आपको पढ़ लेना है एक बार। साइटेशन डेटाबेस का क्या प्रदान करता है? तो उद्धरण आंकड़े प्रदान करता है। गूगल स्कॉलर किस प्रकार का डेटाबेस है? तो इंडेक्स ये क्या है? इंडेक्सिंग तथा साइटेशन दोनों प्रकार का डेटाबेस है। क्रॉस रेफ क्या बताता है? DOI लिंक बताता है। ठीक है। शोध मैट्रिक्स के बारे में अगर देखें तो जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर किस डेटाबेस से आता है? तो वेब ऑफ साइंस से आता है। जर्नल आप कभी भी रिसर्च पेपर पब्लिश कराए होंगे तो उसमें आपका इम्पैक्ट फैक्टर होता है, देखिए उसमें लिखा रहता है, देखिएगा। तो वो इम्पैक्ट फैक्टर कहाँ से आएगा? वेब ऑफ साइंस से। ठीक है। SJR का पूरा नाम क्या है? तो क्या होगा? SC एमिगो जर्नल रैंक। ठीक है। उसके बाद INIP सॉरी SNIP किसका संकेत देता है? तो सोर्स नॉर्मलाइज्ड इम्पैक्ट पर पेपर। ठीक है। इसमें से कुछ त्रुटियां हो सकती है, तो अपने से भी आपको थोड़ा सा इसमें अगर आपको लगता है कोई त्रुटि हो तो इसमें आप भी मेरे से ज़्यादा विद्वान हैं और मेरे गुरुजन हैं, तो आप इसमें मुझे क्षमा करिएगा। ठीक है। मैं बस एक कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है करके, तो आप लोगों को बिल्कुल मुझे सपोर्ट करना है। चौबीसों क्वेश्चन साइट कोर किस डेटाबेस द्वारा होता है? तो स्कोपस से संबंधित है ना। IPP का पूरा नाम क्या है? तो इम्पैक्ट पर पब्लिकेशन। ये भी आपको याद रखना है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। जैसे 3800 क्वेश्चन है,
i10 इंडेक्स है ना, किस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है? तो गूगल स्कॉलर से जुड़ा हुआ है। अल्टरमेट्रिक्स क्या मापता है? तो सोशल मीडिया उल्लेख, न्यूज़, ब्लॉग्स आदि मापता है। ये सब आपको पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। साइट स्कोर जर्नल की क्या दर्शाता है? प्रकाशित लेखों की औसत, कितने लोग इसमें प्रकाशित किए हैं अपने लेख को, उनकी संख्या को दर्शाता है। सॉरी, इम्पैक्ट पर पब्लिकेशन, IPP किस लिए मापता है? एकल प्रकाशन के प्रभाव को मापता है, इम्पैक्ट फैक्टर, ठीक है। SJR मैट्रिक्स किस पर निर्भर होता है? जर्नल की प्रतिष्ठा सहित उद्धरण नेटवर्क। जी इंडेक्स का निशान किसे दर्शाता है? सबसे ज़्यादा उद्धरण में सबसे ज़्यादा देखा गया कोई पेपर है, उस समग्र प्रभाव को दर्शाता है, ठीक है। कौन सा मैट्रिक व्यक्तिगत और सामाजिक प्रभाव दोनों को मापता है? एल्टमेट्रिक, ठीक है। एल्टमेट्रिक दोनों को बताता है कि व्यक्तिगत और सामाजिक प्रभाव इस पेपर में पड़ा है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और हो सकता है मैं आप लोगों से छोटा हूँ, आपका एक शिष्य हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें अगर कुछ त्रुटि होती तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि इस तरह से संभावित प्रश्न आ सकते हैं। तो अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।